मैंने सोचा कि इतना मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ जो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो जो टॉपिक मुझे समझ में आता है, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो वो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप सब जानते हैं जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो पेपर वन में मराठा मिलिट्री सिस्टम अंडर शिवाजी महाराज और गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ शिवाजी महाराज, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और देखिए इसका जो नोट्स है, जो मैंने आपको कहा था ना पिछली वीडियो में कि इसका नोट्स मैं खुद लिखूंगा, तो वो मैंने लिख दिया है। और पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने उस नोट्स का लिंक लगा दिया है, ठीक है। उसको मैंने अपडेट कर दिया है, वहाँ पे वो नोट्स मैंने लगा दिया है। अच्छा, उसमें ना एक क्वेश्चन आता है इरेगुलर वॉरफेयर ऑफ मराठा। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ मराठा और इरेगुलर वॉरफेयर ऑफ मराठा सेम ही चीज़ है। जो गुरिल्ला में टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है ना, वो सब इरेगुलर ही हैं। तो उसका जो आंसर है वो आप इरेगुलर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुरिल्ला टैक्टिक्स की जगह पे आप इरेगुलर वॉरफेयर का इस्तेमाल कर देना, बाकी सेम ही चीज़ आपको लिखनी है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर अपने आप में इरेगुलर टैक्टिक्स है, तो वो क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अब शिवाजी महाराज के ऊपर बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, बात करता रहूँ तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे निकल जाएं। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम मराठा मिलिट्री सिस्टम अंडर शिवाजी महाराज पे बात कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज का जो प्रारंभिक जीवन है, किस तरह से उनका संघर्ष था, तो वो सब बात तो नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, आपके पास समय भी नहीं है। आपको वो बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रह जाएगा और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो मराठा मिलिट्री सिस्टम अंडर शिवाजी महाराज, ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मुग़ल का मिलिट्री सिस्टम था वो क्या था, ठीक है। तो मुगल्स फॉलो करते थे जागीरदारी सिस्टम। अब जागीरदारी सिस्टम क्या होता है समझिए। मान लीजिए कोई मुगल बादशाह है, जैसे औरंगज़ेब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि शिवाजी महाराज के समय में कौन था, औरंगज़ेब था। तो औरंगज़ेब है मुगल बादशाह। तो औरंगज़ेब क्या करेगा भाई, औरंगज़ेब एक आदमी तो पूरा देश चलाएगा नहीं। तो वो किसी, मान लो 100 गांव हैं, तो 100 गांवों का एक जागीरदार बना देगा कि मैं आपको 100 गांवों की जागीरदारी देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 गांवों की जागीरदारी देने का मतलब कि वो जो जागीरदार है वो उन 100 गांवों के जो किसान हैं उनसे टैक्स वसूलेगा, है ना। जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनसे टैक्स वसूलेगा। उस टैक्स से जो पैसा आएगा, उस पैसे से कैवेलरी मेंटेन करेगा। कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना, वो मेंटेन करेगा। ताकि मान लो मुगलों का कभी युद्ध हो जाए, औरंगज़ेब का कभी युद्ध हो जाए और औरंगज़ेब को सेना की ज़रूरत पड़े, तो उस जागीरदार को बोले कि भाई अपनी घुड़सवार सेना भेज दो। समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि देखो, जो मुगल्स हैं ना, सिर्फ 20% आर्मी मुगल्स की खुद की है। सोचो, इतना बड़ा राज्य भारत पे राज कर रहा था, सिर्फ 20% सेना उनकी खुद की थी। 80% सेना जागीरदारों के पास थी। किसी को 100 गांव की जागीरदारी दे दी, किसी को 50 गांव की जागीरदारी दे दी। इस तरह से चल रहा है। और जागीरदार क्या करता है, किसानों से टैक्स वसूलता है। उससे जो पैसा आता है उससे घुड़सवार सेना मेंटेन करता है। और सेना जब मुगल बादशाह चाहेगा तो बुला लेगा सेना को। ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, वो कमियां आइडेंटिफाई करी शिवाजी महाराज ने। पहली कमी क्या है, पहली कमी तो शिवाजी महाराज को ये लगा कि भाई 80% जब लैंड जागीरदारों के पास है, तो अगर ये जागीरदार मिल के मुगल बादशाह पे हमला बोल दे तो मुगल बादशाह का तो काम ही खत्म। तो ऐसा किया क्यों नहीं जागीरदारों ने, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जागीरदारों में आपस में भी लड़ाई है, जलन वाली भावना, कि इस जागीरदार को 50 गांव दिए हैं, मुझे तो 10 ही गांव मिले हैं, उसको 1000 गांव मिले हैं, मुझे 100 ही गांव मिले हैं। तो ये जो आपस में इंटरनल फाइट है ना, तो ये सब कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते कि कभी इकट्ठा होकर के मुगल बादशाह पे हमला बोल दें, है ना। तो शिवाजी महाराज को लगा कि चलो ठीक है, ये सब मिल के हल्ला बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैंने भी जागीरदारी सिस्टम ही चलाया जो मुग़ल चला रहे हैं, तो मेरा जो एम्पायर है वो तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अगर मैं जागीरदारों को लैंड दे दूंगा, उसके बाद मैं बेफिक्र हो गया, यही होता है। जो मुग़ल बादशाह है उसने एक बार जागीरदारी दे दी, वो बेफिक्र है। अब जागीरदार संभाल रहे हैं अपना, हमें क्या मतलब उससे। हम जब ज़रूरत पड़ेगी सेना की, हम सेना मंगा लेंगे। और ये ध्यान रखना कि जागीरदार जो है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा उसका टैक्स से आ रहा है, जो टैक्स वसूल रहा है वो। तो आप ज़रा सोचो, आपको लगता है कि जो जागीरदार है वो इतना साफ दिल का होगा, एकदम प्योर ईमानदार होगा, इतना टैक्स वसूला है
उससे जो पैसा आया है उससे कैवेलरी मेंटेन करेगा, बादशाह के लिए कैवेलरी भेज देगा और अपनी जितनी सैलरी है उतनी लेके खुश रहेगा। ठीक है, उसमें से सैलरी उसकी भी रहेगी, भाई वो काम क्यों करेगा, सैलरी उसकी भी रहेगी, उतना लेके खुश रहेगा। पर ऐसा होता नहीं था। क्यों? भाई अगर टैक्स ले करके कैवेलरी मेंटेन करेंगे तो शराब कैसे पियेंगे, नाच कैसे देखेंगे, शिकार पे कैसे जाएंगे? तो शौक़ जो पूरे करने हैं, उन शौक़ को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों से जितना टैक्स वसूलना चाहिए उससे ज़्यादा वसूलो, उन पे अत्याचार करो, उनसे और पैसा इकट्ठा कर लो। और जब लोगों को चूस लिया पूरी तरह से, जितना लोगों से पैसा मिल सकता था वो पूरा चूस लिया, तो फिर मुग़ल बादशाह से भी गद्दारी कर दो। कैसे? मुग़ल बादशाह ने मान लो कहा कि तुम्हारे पास 100 गाँव की जागीरदारी है, तुम एक काम करो, मेरे लिए 1000 घोड़ों की कैवेलरी तैयार करो। ठीक है, उसने क्या किया, 1000 के बजाय 500 ही किया। और जब बादशाह ने पूछा कि 1000 मेंटेन कर रहे हो ना भाई, तो एक पत्र लिख के भेज दिया कि हाँ मुग़ल बादशाह, 1000 हमारे पास हमने मेंटेन किया हुआ है। जबकि 500 ही मेंटेन किया था, 500 का पैसा तो खा गए। नाच देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसमें 500 का घोड़ों का पैसा खा गए। और ये खुलासा कब होता था? जब मुग़ल ने कभी सही में मंगा दी, कभी युद्ध हो गया, मुग़ल ने कहा लाओ भाई अपने 1000 घोड़े लेकर के आओ, अब हैं इनके पास 500, तब ये पकड़े जाते थे। फिर मुग़ल बादशाह जो है भाई इनको जो है ख़त्म कर देगा, गला काट देगा, आंखें फोड़ के उसमें नमक का पानी डाल देते थे। इस तरह से टॉर्चर करके वो मारते थे, वो तो अलग कहानी है किस तरह से टॉर्चर करते थे। तो करप्शन है इसमें, इस सिस्टम में करप्शन है, ख़तरा भी है कि अगर ये जागीरदार सब मिल करके मुग़ल बादशाह पे हमला कर दें, 80% ना भी करें, 40% भी मिल के हमला कर दें तो क्या हो जाए, है ना? तो शिवाजी महाराज को लगा सिस्टम तो बहुत ख़राब है, क्योंकि एक तो आप बेफिक्र हो गए, अब आपको मतलब ही नहीं, आपने जागीरदारी दे दी, आपकी धरती पे क्या हो रहा है आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये तो बहुत ख़राब सिस्टम है। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं इस सिस्टम को ख़त्म करूँगा। जागीरदारी सिस्टम मेरे स्वराज्य में तो नहीं चल पाएगा। ये भी देखना, स्वराज्य, अपने राज्य का नाम शिवाजी महाराज ने स्वराज्य रखा है। उनके राज्य का नाम शिवराज नहीं है, अपने नाम पे उन्होंने राज्य का नाम नहीं रखा है। आप जितने भी देखोगे उन्होंने अपने ही नाम पे राज्य का नाम रखा है। मुग़ल भी तो उनके जो पूर्वज हैं उनके ही नाम से आया हुआ है मुग़ल एम्पायर। पर शिवाजी महाराज के राज्य का नाम शिवराज नहीं है, स्वराज्य है, कि वो लोगों का राज्य है, वो लोगों के लिए है। तो शिवाजी महाराज ने क्या चेंज किया, उन्होंने कहा कि मैं एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम लेकर के आऊँगा जो जागीरदारी सिस्टम से बेटर होगा। क्या होगा? देखो, शिवाजी महाराज क्या करेंगे, कुछ सरदार जो उनके लॉयल हैं, टेस्टेड हैं, उनको वो धरती देंगे, यानी लैंड देंगे। जो उनके लॉयल हैं, उनके लिए ईमानदार हैं, उनको वो क्या करेंगे, लैंड देंगे। उस सरदार के नीचे और भी लोग होंगे, जैसे कोई शिलेदार हो गया जो कैवेलरी में होते हैं, शिलेदार भी होंगे, बारगीर होंगे। आप पढ़ लेना, इसमें जो नोट्स मैंने आपको दिया है उसमें लिखा है कि कौन कौन होता है। कैवेलरी में 2 तरह के होते हैं, एक शिलेदार होता है, एक बारगीर होता है। बारगीर थोड़ी सी लोअर रैंक है और शिलेदार थोड़ी सी उससे अपर रैंक है। तो देखो, एक सरदार है जिसको लैंड दे दिया गया, सरदार के नीचे बारगीर है और शिलेदार है। तो एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम है कि मान लो शिलेदार अगर बेईमानी करता है तो बारगीर ने खबर दे दी कि बेईमानी कर रहा है, तो पकड़ा गया। बारगीर बेईमानी कर रहा है तो सरदार ने कंप्लेन कर दी। ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाए। अब शिवाजी महाराज किसी को अपॉइंट करेंगे तो ऐसे तो अपॉइंट कर नहीं देंगे कि उसकी लॉयल्टी चेक ही नहीं करी। तो ऐसा नहीं होगा ना कि सरदार भी करप्ट है, बारगीर भी करप्ट है, शिलेदार भी करप्ट है, सब तो करप्ट नहीं होंगे। तो जो करप्ट है वो पकड़ा जाएगा कि ये करप्शन कर रहा है, क्योंकि जो सरदार है वो बदखबर कर देगा। तो जो सरदार है वो बहुत अच्छा फिर होना चाहिए, बहुत लॉयल्टी वाला होना चाहिए कि अपने राजा के लिए वो ईमानदार है। तो इस तरह से ही वो चूज़ करते थे। तो एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम बनाया कि कौन कौन ऐसे, आप देख लेना इसमें कि जैसे नाइक है, तो जो आर्मी की सबसे छोटी यूनिट है वो नाइक हो गई। फिर नाइक के मतलब जो 5 नाइक है उनको मिला के एक हवलदार बन गया, कि मतलब एक हवलदार के अंदर 5 नाइक काम करेंगे। एक जुमलेदार है तो वो 2 से 3 हवलदार का हेड होगा। तो ये पूरा आपको मिल जाएगा, इसमें पढ़ लेना आप, जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। मेन मुद्दे की जो बात है कि जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म किया शिवाजी महाराज ने और एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम लेकर के आए कि सरदार के नीचे भी कोई है, उसके नीचे भी कोई है, फिर उसके नीचे भी कोई है। तो पूरी इस चेन में कोई करप्ट होगा तो मालूम चल जाएगा।
क्योंकि सारे थोड़ी ना करप्ट होंगे, इतना ख़राब नहीं लोग हैं भाई कि सारे करप्ट हो जाएंगे। तो कोई भी करप्ट होगा तो वो पकड़ा जाएगा। और सबसे ऊपर कौन है? शिवाजी महाराज। तो सारी खबरें शिवाजी महाराज तक आ रही हैं कि हमारी धरती पे हो क्या रहा है, हमारे लोगों पे कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी खबरें उन तक आती थी। तो ये जो जागीरदारी का सिस्टम है, शिवाजी महाराज ने ख़त्म किया और एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम लेकर के आए अपनी आर्मी के अंदर। ठीक है, शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उन्होंने लाइट कैवेलरी मेंटेन करी। लाइट कैवेलरी का मतलब कि जो घुड़सवार सैनिक है वो बहुत कोई हैवी चीज़ें पहन के नहीं चल रहा है कि बहुत हैवी आर्मर पहना हुआ है, बहुत हैवी हेड गियर पहना हुआ है, ये सब पहन के नहीं चल रहा है। कोई हेड गियर नहीं है, कोई आर्मर नहीं है, क्योंकि लाइट कैवेलरी चाहिए, यानी मूवमेंट तेज़ी से हो सके। अगर आप बहुत हैवी चीज़ें पहन करके मूवमेंट करना चाहो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्मर इतना हैवी है, जो हेड गियर है वो इतना हैवी है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे सर सेफ्टी का क्या होगा फिर। तो देखिए सेफ्टी का क्या होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन शिवाजी महाराज जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो गुरिल्ला टैक्टिक्स है। उसमें आपको तेज़ी से हमला करके भागना होता है। तो अगर आपको तेज़ी से हमला करके भागना है तो आप बहुत हैवी चीज़ें पहन के नहीं भाग सकते। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने लाइट कैवेलरी मेंटेन करी कि बहुत कोई हैवी ताम झाम नहीं है कि बहुत हेड गियर पहना है, आर्मर पहना है, फिर हाथ वाला भी पहना हुआ है। इतना सब पहन करके युद्ध को कर पाना, गुरिल्ला वॉरफेयर कर पाना मुश्किल है। तो शिवाजी महाराज ने लाइट कैवेलरी मेंटेन करी। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप गुरिल्ला टैक्टिक्स में आपको पढ़ाऊँगा, इसी के बाद में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से है। ठीक है, तो अब ये सिस्टम है। और क्या शिवाजी महाराज ने किया? अब देखिए फोर्स और आर्टिलरी की हम थोड़ी बात करें, अभी नेवी की बात करेंगे, नेवी की बात थोड़ा सा लास्ट में करते हैं। फोर्स और आर्टिलरी, किले और आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब कि जो तोप खाना था वो किस तरह का। तो देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता था ना कि जो तोप खाना है वो किले पर ही लगा होता था। और किले कहाँ होते थे? किले ज़मीन पे नहीं, किले पहाड़ों में होते थे, है ना। जैसे रायगढ़ का किला है ना, राजगढ़ का किला है। अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा उसकी। राजगढ़ का किला आप देखो, है ना, पहाड़ों के ऊपर किला बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर वहाँ पे वादियाँ हैं, बहुत ही सुंदर जगह है महाराष्ट्र में, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगली एरिया है। तो पहाड़ों के ऊपर ये हिल फोर्ट्स बोलते हैं इनको, तो पहाड़ों के ऊपर ये सारे फोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। तो फोर्ट्स उनके लिए लाइन ऑफ डिफेंस है ना, कि भाई अगर कोई जो किला है उसको कब्जा कर लेगा तो वो जो आसपास का लैंड है वो भी उसका हो गया। ऐसे ही चलता है ना, जो किले पे कब्जा कर लेगा उसके आसपास की जो जगह है वो भी उसकी हो जाएगी, जो आसपास का लैंड है। तो शिवाजी महाराज जानते थे कि किले का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने किलों पर जो तोप खाने थे उनको किलों पर ही लगाया हुआ था मैक्सिमम टाइम। बाकी मराठों के पास हल्की तोप भी थी, हल्की तोपें, है ना, जो जिनको तोपल बोलते थे, तोपल, तोप या तोपल। तो वो हल्की तोपें जो आसानी से मूव कर सकें, तो वो उन मराठों के पास थी, जो वो किसी किले की घेराबंदी करने के लिए लेके जाते थे। मतलब किसी और का किला जीतना है तो वो छोटी वाली तोपें लेके जाते थे, ताकि वो आसानी से मूव कर सकें। क्योंकि आप समझोगे कि भाई मोबिलिटी यानी आसानी से मूव कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुरिल्ला वॉरफेयर में। तो और किला किस तरह से शिवाजी महाराज ने मेंटेन किया कि किले में 2-3 लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी 2-3 दीवारें हैं, कि एक दीवार टूट भी गई तो फिर एक और दीवार है। तो 2 से 3 दीवारों की उन्होंने डिफेंस बना के रखी थी। पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी किले में, कि अगर कभी किले पे हमला हो जाए तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी युद्ध में जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो सप्लाई लाइन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सप्लाई लाइन इस शब्द आप बहुत बार सुनोगे युद्ध में। सप्लाई लाइन जब कट जाती है तो आपको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, तो आप युद्ध कैसे करोगे। तो इसीलिए किसी भी किले में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रखते थे। किसी किले के अंदर जो बहुत सारे अंबर खाना बोलते थे, अंबर खाना जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं, है ना, हम अंबर खाना कहते हैं, जहाँ पे अनाज वगैरह सब रखा होता था। तो वो भी सिस्टम था पूरा कि अनाज वगैरह की कमी नहीं पड़नी चाहिए किले में कभी भी। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने किलों को सुदृढ़ करने पे काम किया कि किले अगर अच्छे से रहेंगे हमारे, तो किले अगर अच्छे हैं तो हम किला बचा पाएंगे, तो अपना जो भूमि है उसको भी बचा पाएंगे। तो किलों पर उन्होंने बहुत फोकस किया। और जो आर्टिलरी थी वो मैक्सिमम किलों पर ही वो थी, कि किलों जो किला है उसके ऊपर आर्टिलरी लगी हुई है। तो अब हाइट एडवांटेज है, अगर आप हाइट से एक तोप छोड़ोगे, तोप का गोला छोड़ोगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा। तो मैक्सिमम टाइम जो मराठों की तोप थी शिवाजी महाराज के टाइम पे, बाद में चेंज हुआ, बाद में जो तोप थी वो बहुत बाहर बाहर भी गई, लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम पे मैक्सिमम जो तोप इस्तेमाल होती थी वो जो गढ़ है यानी कि जो किला है वहाँ से ही होती थी। ठीक है, अब नेवी की बात करते हैं। तो नेवी जो है
वो एक बहुत ही फैसिनेट करता है जो यूथ है कि शिवाजी महाराज ने जो नेवी बनाई थी उस टाइम पे, तो वो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। वो नेवी का प्लान किस तरह से आया ये आपको समझना पड़ेगा। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहते हैं, आपको मालूम होगा। देखिए नेवी का जो सिस्टम है ना, नेवी पे चाहे मुगल्स हों या उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरी जो किसी इंडियन राजा ने नेवी बनाई थी शिवाजी महाराज से पहले, वो चोलास थे। तो चोला किंगडम 1250, मतलब यही 1200 या 1250 के समय में चोला किंगडम समाप्त हुआ। उस समय पे नेवी थी। उसके बाद अगले 400-500 साल, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है 1630 में, है ना। 1630 में उनका जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु 1680 में हुई। बस 50 साल का जीवन है। बहुत ज़्यादा वो नहीं जिए, सिर्फ 50 साल जिए, लेकिन 50 साल में काम जो उन्होंने इतने कर दिए कि कोई 100 सालों में भी नहीं कर सकता, कोई 1000 सालों में भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि जो नेवी थी वो 1200 यानी चोलाज ने जब बनाई उस समय थी। उसके बाद किसी भारतीय राजा ने अगले 400-500 साल में नेवी बनाने का सोचा ही नहीं। ना तो मुगलों के दिमाग में आया, ना तो दिल्ली सल्तनत वालों के दिमाग में आया। पर शिवाजी महाराज के दिमाग में नेवी का ख्याल आया कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो समय चल रहा है ना 1630 से 1680 के बीच का, इसमें जो भारत के समुद्री व्यापार है ना, जो समुद्र से व्यापार हो रहा है, उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? उसमें डोमिनेट कर रहे हैं पोर्टुगीज़। उस समय ब्रिटिश उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। बाद में आपको पता है कि ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया, पर उस समय ब्रिटिश से ज़्यादा बड़ा खतरा पोर्टुगीज़ थे। जो पुर्तगाली लोग थे, पोर्टुगीज़ थे, डच थे, फिर ब्रिटिश थे। तो ये जो सारे लोग हैं, पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, डच, ये और फ्रांस वाले भी थे, तो ये सब समुद्री व्यापार करते थे भारत से। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि ये समुद्री व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कब ये व्यापार करते करते कब अपनी नाव में हथियार लेके चले आएंगे किसी को नहीं पता। मतलब वो देखिए इनका जो दूरदृष्टि शिवाजी महाराज की है कि भाई अगर ये व्यापार कर रहे हैं तो किसी दिन भारत पे कब्जा करने भी तो आ सकते हैं। तो इनसे सुरक्षा के लिए एक नेवी ज़रूरी है कि नहीं? और सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, आपको भी तो व्यापार करना है ना। अगर वो व्यापार कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं समुद्री जहाज़ों की मदद से, भाई समुद्री जहाज़ों पे सामान लादा गया और वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ या इम्पोर्ट हुआ, कुछ मंगाया या कुछ भेजा, तो उससे फ़ायदा किसको मिलेगा? वो जो शिप्स को कंट्रोल कर रहा है, जो जहाज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जो पोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में। देखो शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में है ना, मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे होगा तो। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र आप देख रहे हो कहाँ पे है मैप में? वेस्टर्न साइड में है। तो महाराष्ट्र की जो वेस्टर्न साइड है, जो कोस्टल लाइन है, जो पानी के पास वाली लाइन है, वहाँ पे शिवाजी महाराज ने नेवी डेवलप करी। उस रीजन को बोलते हैं कोंकण। ये जो महाराष्ट्र में वेस्ट साइड में कोने में जो रीजन है पानी वाला, पानी के पास जो लैंड वाला रीजन है, उसको बोलते हैं कोंकण रीजन। तो कोंकण रीजन में शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी इस्टेब्लिश करी थी। पर नेवी इस्टेब्लिश कैसे हुई सोचो, क्योंकि भाई किसी इंडियन राजा ने तो काम किया नहीं नेवी बनाने के लिए, तो नेवी कैसे बनेगी, इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? तो 1660 के अराउंड शिवाजी महाराज के मन में ख्याल आया कि एक नेवी होनी चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत में क्या किया कि जो पोर्टुगीज़ हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो डच हैं, इनको ही कांटेक्ट दिया कि तुम लोग बनाओ मेरे लिए शिप। ठीक है, इन लोगों को पैसे दे करके तुम लोग मेरे लिए शिप बनाओ। भाई इनको तो पैसे चाहिए, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। तो शिवाजी महाराज ने पैसे दे करके उनसे अपने लिए नेवी जो शिप्स हैं, जो कॉम्बैट वेसल्स हैं या जो ट्रेडिंग वेसल्स हैं, दो तरह के वेसल हो गई ना। कॉम्बैट मतलब वो वेसल यानी वो शिप जो युद्ध करने के लिए सक्षम है, वो नाव जो युद्ध कर सकती है, और ट्रेडिंग वेसल जो नाव व्यापार करने के लिए है। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने जो नाव थी, जो नाव मतलब ये नहीं कि लकड़ी वाली नाव नहीं, मतलब पूरी प्रॉपर नाव जिसपे सामान लाद सको आप, सामान लाद करके दूसरी जगह आप भेज सको, उससे युद्ध कर सको, वो वाली बोट की हम नाव की हम बात कर रहे हैं, शिप की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्हीं ब्रिटिशर्स को, इन्हीं डच वालों को कि तुम लोग बनाओ, और धीमे धीमे अपने लोगों से कहा कि जब ये लोग बनाया करें तो तुम पास में रह करके सीखने की कोशिश करो। हालांकि वो लोग कहते थे कि नहीं हटो यहाँ से, हम सिखाएंगे नहीं आपको, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे जाके एक चीज़ होती है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे अमेरिका से हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते कई चीज़ों की, क्योंकि वो महंगी होती है। क्योंकि भाई आपने कोई सामान खरीदा, अगर वो सामान आपको खुद बनाना आ जाए
तो आप उससे क्यों खरीदोगे? तो कोई सामान तो बेचता है पर उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बेचता है, वो बहुत महंगी होती है। अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ब्रिटिश और ये सब डच वाले टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहते थे, तो ये लोग शिवाजी महाराज के लिए पैसे देने की वजह से ये शिप डेवलप करते थे। लेकिन मराठों ने उनके पास रह करके धीमे धीमे खुद भी सीख लिया कि नेवी कैसे बनाते हैं, कैसे शिप्स डेवलप करते हैं। तो वो काम शिवाजी महाराज ने फिर नेवी का शुरू किया वहाँ से। ठीक है, वो काम तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी जो इस वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन जो गौरव की बात आपको जानने के लिए ये है कि एक भारतीय राजा ये सोचता है कि अगर ये व्यापारी आके भारत पर राज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनसे युद्ध करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। वो शिवाजी महाराज सोच रहे थे। अगर वो बाकी राजाओं ने भी सोची होती तो कुछ और ही बात होती। और 2022 में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारी जो भारतीय नेवी है उसका जो नया फ्लैग है, जो पुराना फ्लैग था वो तो कॉलोनियल माइंडसेट के ऊपर बेस्ड था। जो नया फ्लैग हमारी नेवी का आया है उस पे जो चिन्ह अंकित है वो चिन्ह हमारे शिवाजी महाराज की राजमुद्रा का है। क्योंकि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहते हैं, तो नेवी ने उस चिन्ह को अपने फ्लैग के ऊपर वो चिन्ह अंकित है। और शिवाजी महाराज की राजमुद्रा की इमेज मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, किस तरह की राजमुद्रा है। इसमें क्या लिखा हुआ है इस राजमुद्रा में? इसमें लिखा है प्रतिपच्च चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शाह सुनो शिव शैष्या मुद्रा भद्राय राज्य थे। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिपदेता चंद्र यानी प्रतिपच्च चंद्र लेखे व, यानी जो प्रतिपदा का चंद्र होता है, अगर आप देखना शिवाजी महाराज का जो चंद्र टीका लगा होता है वो ऐसा होता है इस तरह से। प्रतिपदे का चंद्र मतलब वो चांद पूरा नहीं है, वो चांद इतना है, प्रतिपदा का चंद्र। तो क्या लिखा हुआ है? प्रतिपच्च चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता। यानी कि जिस तरह से ये चांद है ना प्रतिपदा का, जिस तरह से वो धीमे धीमे बढ़ता है वैसे ही शिवाजी महाराज की कीर्ति धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल रही है। मतलब प्रतिपदा के चंद्र की तरह वो धीमे धीमे फैलेगी और पूरा फिर वो मून बन जाएगी, पूरा चांद बन जाएगी। तो प्रतिपदे के चंद्र की तरह धीमे धीमे शिवाजी महाराज की कीर्ति हर जगह फैल रही है। प्रतिपद चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शाह शुनो शिव शैष्या मुद्रा भद्राय राज्य थे। यानी आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि शाहजी महाराज के जो पुत्र हैं शिवाजी, शाह सुनो का मतलब कि शाहजी के जो पुत्र हैं, शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी महाराज था, तो शाहजी के जो पुत्र हैं शिवाजी, उनकी ये राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए शुभ है, लोक कल्याण के लिए बहुत शुभ है। तो ये मतलब है उस पूरे छंद का जो लिखा हुआ है शिवाजी महाराज की राजमुद्रा पे, जो हमारी नेवी का अब फ्लैग है। और शिवाजी महाराज की जो फिलॉसफी थी नेवी को लेकर के कि जलमेव यस्य बलमेव तस्य, मतलब जिसके पास पानी पे कंट्रोल है वो शक्तिशाली है। ये शिवाजी महाराज फिलॉसफी लेकर के चल रहे थे। वो जानते थे कि पानी का महत्व क्या है और नेवी का महत्व क्या है। और अब हम बात करें नेवी में, तो देखिए नेवी तो ठीक है, पानी में उन्होंने फोर्ट्स बनाए हुए हैं। शिवाजी महाराज ने वाटर में यानी पानी के बीचों बीच किले बनाए हैं। एक किले का एग्जाम्पल है सिंधु दुर्ग, उसकी मैं लगा दे रहा हूँ इमेज, कितना ब्यूटीफुल ये किला है जो पानी के बीच में है। यानी वाटर फोर्ट्स उन्होंने बनाए शिवाजी महाराज ने, सिंधु दुर्ग का निर्माण करवाया। और बहुत सारे इस तरह के दुर्ग आपको मिल जाएंगे। कुलाबा का दुर्ग है, मतलब ये पानी के बीच में नहीं है कुलाबा वाला, ये किनारे पर है, लेकिन पानी के बीच में भी सोचिए फोर्ट बना के रखा है सिंधु दुर्ग। इतना बेहतरीन वो उसका चित्र आप देखिए कितना सुंदर है। तो नेवी के लिए जो काम किया वो मैंने आपको नोट्स में लिखा, आप उसको पढ़िएगा। बहुत नेवी पे तो लिखने को बहुत कुछ था, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि क्योंकि ज़्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि 8 से 10 पेज में मैं बहुत रोक करके लिखा तब 10 पेज तक रुक पाया, वरना मैं बहुत लिख सकता था उस पर। तो बहुत कंट्रोल करके लिखना पड़ता है नेवी के। तो नेवी के बारे में हमने बात करी कि शिवाजी महाराज ने कैसे जागीरदारी सिस्टम को एबॉलिश किया। हमने बात करी कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया कि लाइट कैवेलरी रखनी है। बाकी चीज़ें भी, रैंक क्या क्या है, तो रैंक तो उसमें कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो वो सब नोट्स में लिखा हुआ है। अंत में एक इम्पॉर्टेंट बात करनी ज़रूरी है, और ये रिवॉल्यूशनरी कदम था शिवाजी महाराज का, मिलिट्री लॉज इंट्रोड्यूस करना। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बार किसी ने मिलिट्री लॉ लाने के बारे में सोचा कि जो सैनिक युद्ध करते हैं, मान लीजिए युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सारी महिलाएं मिलती हैं। युद्ध आपने कर दिया, तो जो घरों में महिलाएं हैं जहाँ पे आप युद्ध कर रहे थे वो आपको मिलेंगी। तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो,
आप उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मिलिट्री लॉ शिवाजी महाराज ने बनाया। अगर किसी स्त्री के ऊपर आपने हाथ डाला तो आपको सजाए मौत ही है, आपको किले से फेंक दिया जाएगा। इस तरह की कठोर सजा कि किले से आपको उठा के फेंक देंगे अगर आपने किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया। तो इस तरह के सोचिए लॉज कि भाई लोगों को परेशान नहीं करना है। शिवाजी महाराज को बोलते हैं रहते चा राजा। रहते चा राजा मतलब कि लोगों का राजा है, और लोगों पे अत्याचार होगा तो फिर राजा होने का मतलब क्या है। तो ये तो थोड़ी मोटी मोटी बातें थी कि शिवाजी महाराज का मिलिट्री सिस्टम कैसा है, लेकिन मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग युद्ध की बात नहीं करेंगे। जो गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ शिवाजी महाराज है, जो हमारा अगला वीडियो होगा, जब तक युद्ध की बात नहीं करेंगे ना, जब तक समझ में आएगा नहीं कि कैसे युद्ध हो रहा है, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाई जा रही है, तो मज़ा नहीं आता है। तो युद्ध हम कवर करेंगे कल के वीडियो में, आज संभव नहीं हो पाएगा। कल वाले वीडियो पे हम युद्ध कवर करेंगे, जो उन्होंने कैसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से युद्ध किया। आपको बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो को देख करके, तो वो हम कल करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और ये नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिया है आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, जय भवानी, जय शिवाजी।